बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 26 जुलाई पाकिस्तान में इतवार की दोपहर आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 239। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज करते हैं एक मुबारकबाद से, एक खुशखबरी से, एक एजाज से। अब सबका दिल बाग बाग हो जाएगा जब आपको ये पता चलेगा कि अब हमारा चौधरी बिजली भी बनाएगा। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। चौधरी खाद बनाता है, चौधरी दलिया बनाता है, चौधरी आपको बैंकिंग की सर्विस देता है, चौधरी आपको इंश्योरेंस की सर्विस देता है। चौधरी के पास खोजी कुत्ते भी हैं, मतलब अगर आपके घर में चोरी हो जाए तो खोजी कुत्ते भी चौधरी के पास हैं, वो भी आपको प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी की और बहुत सारी डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो चौधरी के पास हैं। चौधरी पुल बनाता है, चौधरी सड़कें बनाता है, FWO है चौधरी। फिर आपका माल बरदार जो है वो भी NLC की शक्ल में मूव करता है। हाल ही में चौधरी ने यह फैसला किया कि अब वो एयरलाइन भी चलाएगा। आपको पता है कि फौजी फर्टिलाइजर के झंडे तले PIA भी खरीद ली गई और इस वक्त सबसे बड़ा शेयर जो है वो चौधरी का है। यह अलग बात है कि चौधरी ने आगे किसी और को किया और बाद में PIA अपने नाम कर दी। यही नहीं, चौधरी ने हाल ही में यह भी फैसला किया था कि चौधरी जो है वो गन्ने भी उगाएगा, शलजम भी उगाएगा, कद्दू भी उगाएगा, चौधरी मूली गाजर हर चीज उगाएगा। लेकिन जैसे ही चौधरी ने यह फैसला किया, पाकिस्तान के अंदर गंदम की किल्लत पैदा हो गई है। कहत साली की तरफ जाने के सूरत हाल बन गई है। पंजाब के पास सिर्फ पंजाब कहता है कि हमें 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम और चाहिए, पाकिस्तान में नहीं है। मतलब चौधरी जिस चीज में हाथ डालता है सोने को मट्टी कर देता है। लेकिन चौधरी की मैनेजमेंट इतनी अच्छी है कि वो टेलीविजन के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर और अपने टाउट्स के थ्रू ऐसा इमेज पेंट करता है कि वो मट्टी को भी हाथ लगा रहा है तो सोना कर रहा है। आज के इस व्लॉग में चौधरी से रिलेटेड बहुत ही अहम खबरें हैं, क्योंकि अब सऊदी अरब के बाद हमने कुवैत के साथ भी एक एग्रीमेंट किया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अब हमारा चौधरी बिजली भी बनाएगा। DHA सिटी कराची, उन्होंने अब ये फैसला किया है कि वो अपनी बिजली खुद बनाएंगे। नेपरा ने उन्हें इब्तदाई तौर पर बिजली की तकसीम के लिए 21 सालों के लिए लाइसेंस जारी कर दिया है। DHA एनर्जी सप्लाई कंपनी बना दी गई है और अब ये DHA के झंडे तले, और DHA मेरा ख्याल है फौजी फाउंडेशन के झंडे तले ये काम करता है, और फौजी फाउंडेशन जो है वो आर्मी चीफ के झंडे तले ये काम करता है। कल भी आपको बताया था पाकिस्तान में आर्मी चीफ इतना ज्यादा तगड़ा है कि उसके बाद कोई इदारा जाती बात नहीं रह जाती। चीफ इज आर्मी, आर्मी इज चीफ। आप सोचिए, जो हमारे इस वक्त के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, तमगा इम्तियाज मिलिट्री और हिलाल जुरत, वो तो एक सैयद खानदान से हैं, बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत ही ज़्यादा मुहिब वतन हैं। एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर कभी कोई गद्दार आर्मी चीफ पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर कब्जा कर ले, या कोई ऐसा शख्स जिसे वाकई बैनुल अक़वामी एजेंसीज उसके साथ कोई सौदेबाजी कर ले। अब ना ही किसी कोर कमांडर को निकालना तो दूर की बात है, उससे तो वज़ीर आज़म मिल नहीं सकता, तो सभी कोर कमांडर भी उसी आर्मी चीफ ने लगाने हैं। एयरफोर्स के ऊपर भी अब वही आर्मी चीफ बैठा हुआ है, नेवी के ऊपर भी वही आर्मी चीफ बैठा हुआ है, जो आपकी स्ट्रेटेजिक कमांड है उसके ऊपर भी वही आर्मी चीफ बैठा है। तो आप जरा गौर कीजिए कि पूरी दुनिया में ये जो ताकत का तवाज़न दुरुस्त रखा जाता है ताकि किसी एक शख्स के पास इतनी ताकत ना आ जाए कि वो आपका मुल्क ही ना बेच डाले, वो पाकिस्तान के अंदर मामला ज्यादा खराब हो गया है। पहले ही आर्मी चीफ के पास इतनी ताकत थी कि वो हर 4 साल के बाद या हर 3 साल के बाद जो नया आता था वो कहता था मैं एक्सटेंशन लूंगा और यहीं रहूंगा। उससे जान नहीं छूट रही थी। 27वीं तरमीम में तो उन्होंने अपने नीचे एयरफोर्स, नेवी और पता नहीं क्या कुछ ले लिया। तो अब चौधरी का फैसला है वो बिजली बनाएगा। अब चौधरी पहले आपके नाजुक अज़ा के ऊपर जो बिजली लगाता था वो जाहिर है वापडा वालों की होती थी। अब चौधरी बिजली भी अपनी बनाएगा। मुझे गांव का एक लतीफ़ा याद आ गया। एक शख्स ने पूछा कि जब पानी में से बिजली निकल जाती है, पानी में से बिजली बना ली जाती है, तो क्या पानी की तासीर उतनी ही ताकतवर रह जाती है? मैंने कहा इसका क्या मतलब है, क्योंकि जावेद चौधरी साहब का आर्टिकल गांव देहात के अंदर लोग काफ़ी पढ़ते हैं, तो फिर बहुत सारे लोग उन्हीं की तरह सोचते भी हैं। उसने कहा जब पानी में से बिजली निकाल ली तो सारी ताकत तो पानी में से निकल गई। यही वजह है कि जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे वो पानी पीते थे और सेहतमंद रहते थे, और हमें अब जो पानी मिलता है उसमें से बिजली निकली होती है, इसलिए हमारे में उतनी जान नहीं है। शुक्र करें चौधरी ने अभी तक चांद पे जाने का फैसला नहीं किया।
क्योंकि अगर इलान मस्क ने चौधरी को हाथ पकड़ाया तो चौधरी वहां पर प्लॉट काट कर बेचने की जरूर कोई ना कोई सही करेगा और डीएचए का कोई ना कोई फेज वहां पर बना डालेगा। हाल ही में याद कीजिए कि चौधरी ने गंधारा प्रोजेक्ट, चौधरी ने नाम भी बड़े जबरदस्त रखे हुए हैं, चांद के ऊपर जो प्रोजेक्ट होगा उसका नाम भी चांद की तरह का होगा, ऐसे कोई देसी शेसी नाम नहीं होगा। ये जो इस्लामी नाम है ये ज्यादातर चौधरी ने बम्बो शंबों के और मजाइलों के रखे हुए हैं, गजनवी, अब्दाली, फलां फलां फलां। हाँ, मजाइलों के नाम गजनवी, अब्दाली मतलब वो सारे रखे हुए हैं जो बड़े ही इस्लामी हैं। लेकिन आपको हमने एक वीडियो दिखाई थी, चौधरी जब खाना खाता है तो वहां पर मलका बरतानिया की तस्वीर लगाता है, चौधरी स्कॉटिश धुनें सुनता है, लेकिन मजाइलों के ऊपर सारे के सारे नाम जो हैं वो ऐन इस्लामी हैं। मुझे अक्सर इंटरनेशनल फ्लाइट्स के अंदर वो मंजर याद आ जाता है जब बिजनेस क्लास में या इवन इकोनॉमी में भी लोग रज के शराब पीते हैं और पीने के बाद उससे पूछते हैं कि ये जो खाना है ये हलाल है या नहीं है। तो चौधरी साहब के भी ऐसे ही मामले हैं कि मजाइल शजाइल सारे अब्दाली, गजनवी और वो हैं, लेकिन खाना और धुनें जो है वो सारी की सारी स्कॉटिश है। तो चौधरी हमारा बिजली भी बनाएगा। पिछले ही हफ्ते आपको बताया कि गंधारा जो प्रोजेक्ट है चौधरी का, वहां पर अब खिलाफ कानून, खिलाफ ज़ाब्ता चौधरी के लिए एक स्पेशल मोटरवे के ऊपर एग्जिट भी बनेगा और वो जो पैसे हैं वो भी चौधरी अदा नहीं करेगा, वो भी आप अपने टैक्स के पैसों से अदा करेंगे। जो अगली खबर मेरे पास है वो भी चौधरी साहब से रिलेटेड ही है। आपने देखा कि जब बुरा वक्त आता है, हमने सुना था बुजुर्गों से कि बुरा वक्त आता है तो आप ऊंट के ऊपर भी बैठे हों तो आपको कुत्ता काट लेता है। कहने का मतलब ये कि ऊंट बहुत ऊंचा होता है, उसके ऊपर भी अगर आप बैठे हो तो आपको कुत्ता काट लेता है, मतलब आपका बुरा वक्त है। वसीम बदामी साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वसीम बदामी पाकिस्तान के उन चंद एंकर्स या आप ये कहिए कि मीडिया पर्सनालिटीज़ में से हैं जिनमें माशाल्लाह फुर्ती बड़ी है। पता नहीं छोटे होते आप कभी फुफ्फो, खाला, बाजी किसी के पास सिलाई मशीन के पास बैठे या नहीं। जब आपको पता है मैनुअल सिलाई मशीनें होती थी तो उसमें एक बखा रखते थे, पतला पंजाबी में कहते थे, मुझे उर्दू उसका लफ्ज़ नाम नहीं पता, बहरहाल धागा कितनी दूर लगेगा जाके, तो बखा बारीक होता था या जाहिर है बखा मोटा होता था। तो वसीम बदामी साहब का बड़ा बखा बारीक है, वैसे जलेबी की तरह बात करते हैं। उनके अंदर अल्लाह ने बहुत ज़्यादा फ़न दिया है। वो जब बातें करते हैं तो उनकी जो नाचते हैं, उनकी आंखें भी नाचती हैं, उनके हाथ भी नाचते हैं। उर्दू स्पीकिंग है तो उर्दू में भी बड़ी फरावानी है, तो लफ्ज़ के ऊपर लफ्ज़ रख कर नाचते हैं। लेकिन चौधरी साहब की उन पर नज़र पड़ गई और चौधरी साहब ने उनको मेरे ख्याल में सहाफ़ती तौर पर विधवा कर दिया। उनसे एक प्रोजेक्ट करवाया गया और वही प्रोजेक्ट उन्होंने मेरे ख्याल में जियो टीवी से भी करवाया। जियो टीवी वाले ज़्यादा खचरे हैं ARY की निस्बत, उन्होंने उसे बड़ी ही डिफरेंट तरतीब से किया। ARY ने क्या किया, ARY में जो हमें नज़र आया, क्योंकि अब जाहिर है हम हुकूमत में रहे तो समझ आ जाती है, उन्होंने इतना तरद्दुद भी नहीं किया कि जब ये सारी स्टोरी उन्होंने करवाई वसीम बदामी साहब से। स्टोरी ये है कि वसीम बदामी साहब ने डायरेक्टली सीधा ही रॉ के एक फैसिलिटेटर, मतलब रॉ के एक एजेंट का इंटरव्यू कर डाला और वो भी उसके चेहरे के ऊपर कोई कपड़ा नहीं डाला गया जैसे हमारे चेहरों पर कपड़ा डालते थे। सीधा ही रख दिया कुर्सी के ऊपर उन्होंने रॉ का जो एजेंट था और उसने बड़ी मजे मजे की बातें बताई। रॉ का जो एजेंट था, एक तो वो कुर्सी पर विराजमान थे, बिल्कुल बराबर बैठे हुए थे वसीम बदामी के। मैंने जैसे आपको कहा कि वसीम बदामी का जो टैलेंट है उससे मैं बड़ा मुतासर हूँ। नाचते हैं वो बात करते हुए ऐसे ऐसे, और फिर वर्सटाइल हैं, हज भी करवाते हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन भी करते हैं, गाने भी गा लेते हैं, हालात हाजरा के प्रोग्राम भी कर लेते हैं। तो चौधरी ने कहा आप ज़रा ये वाला काम भी कर लें, तो उन्होंने ये काम भी कर दिया। हमारे दोस्त हैं, बहुत मोहतरम हैं, कोई हम उनकी शान में गुस्ताखी नहीं करना चाहते, गुस्सा ना कर जाएं। उनको इंटरव्यू करवा दिया और वो जो सामने बैठे हुए हैं वो साहब जो बातें करते हैं, बंदे का हासा ही निकल जाता है। हंसी नहीं, हासा निकल जाता है। हंसी तो चले निकलती है, लेकिन हासा निकल जाता है कि ये हमारा चौधरी वाकई इतना बेवकूफ़ है, ये कौम को इतना बेवकूफ़ समझता है। वसीम बदामी साहब की तो बलि चढ़ा दी, अच्छा खासा बड़ा जर्नलिस्ट है, लेकिन उसको तो बदतरीन तरीके से इस सारे काम में इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जो उसके अंदर कंटेंट है उससे हंसी निकल जाती है। सबसे पहले तो वो जो कुर्सियां हैं वो पता चलता है कि किसी ISI या MI की मैस की कुर्सियां हैं, क्योंकि वो टिपिकल इनकी जो लेदर बैक्ड और वो जो चेयर्स हैं उन्हीं के ऊपर वसीम साहब भी बैठे हैं और वो भी बैठे हैं।
फिर पीछे सफ़ेद दीवारें, मतलब थोड़ा सा सेट ही लगा लेते, थोड़ा सा, मेरा मतलब है कि थोड़ा सा लिहाज कर लेते, वसीम साहब के नाम का लिहाज कर लेते, सीनियर आदमी थे, ARY का लिहाज कर लेते, इतना बड़ा चैनल है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने जैसे पंजाबी में कहते हैं मुन के रख दिया। बहरहाल आप जब इंटरव्यू शुरू करते हैं तो वसीम बादामी को वो साहब बताते हैं कि किसी ने बाहर से, वो कहते हैं कि मेरी एक कंपनी है जो लोगों को लाइक्स और रीट्वीट्स दिलवाती है, किसी ने बाहर से मुझे हायर किया, 3.5 मिलियन 35 लाख रुपए के करीब मुझे पैसा वैसा दिया, लेकिन मैंने देखा नहीं, बातें सुने जरा, मैंने देखा नहीं कि कंटेंट कौन सा प्रमोट करवाना है, किस कंटेंट को उन्होंने वायरल करवाना है। मेरी कंपनी है जो लोगों को, वो कहते हैं कि ट्विटर पर, फेसबुक पर, दूसरी जगहों पर वायरल करवाती है, लाइक्स दिलवाती है, रीट्वीट्स दिलवाती है, तो मैंने कंटेंट नहीं देखा, बस हमने करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कहा मुझे इदारे ने उठा लिया। इदारा, ये लफ्ज़ आपने जहन में रखना है। मैंने कल ही आपको बताया कि इससे बड़ा हमारे साथ झूठ और कोई नहीं बोला जाता। कोई इदारा नहीं है। अगर इदारा हो तो 2-2 साल तक किसी जनरल की जो है वो तरक्की ना हो, तकर्री ना हो। इदारों में ये होता है, ये एक शख्स है, वो जैसे दिल करता है इसको चलाए, उसकी अमाजगाह है, उसका ये जंगल है और उसी का कानून है, जो वो चाहे। तो इदारे का लफ्ज़ ज़रा वो इस्तेमाल करना हमें इज्तनाब करना चाहिए। बहरहाल उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इदारे ने मुझे जब उठाया तो मैंने देखा, तब जाकर मैंने देखा कि मेरे से वो कंटेंट कौन सा करवा रहा था। माशाल्लाह, हम सब डिजिटल मीडिया की दुनिया में काम करते हैं, हमें पता है कि जब भी किसी कंटेंट को वायरल करना होता है, अपना हो या किसी ने किसी से सर्विस हायर की हो, वो सबसे पहले कंटेंट को पढ़ता है, अंडरस्टैंड करता है, फिर जाके वो कंटेंट वायरल हो सकता है, क्योंकि वो उस तरह की ऑडियंस के सामने उसे रखता है। तो पहला झूठ तो यहां बोला। दूसरा झूठ ये कि 35 लाख रुपए ले लिए और फिर इदारे ने उठा लिया और उसने कहा कि हमसे वो जो रॉ का एजेंट है वो क्या कह रहा है बैठा हुआ बादामी साहब के सामने, कि क्योंकि पाकिस्तान में अवाम और फौज का बॉन्ड बहुत तगड़ा है, अवाम और फौज का बॉन्ड बहुत तगड़ा है, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए हमें हायर किया गया। कौन लोग हो तुसी? तो आपको लगता है कि अब लोग इन बातों में आ जाएंगे। हजूर, फौज के साथ तो हर मुल्क की आवाम का बॉन्ड तगड़ा होता है, लेकिन ये जो इस वक्त के जर्नल्स ने कौम को ऊपर कील लगाकर फिर उस डंडे के ऊपर बिठाया हुआ है, तो ये बॉन्ड काफी अब कमजोर हो गया है उन हरकतों की वजह से। वैसे फौज के साथ तो अभी इंडिया के साथ झड़प हुई थी, हम सारे आपके साथ खड़े थे, दोबारा भी ऐसी सूरत हाल होगी, पूरी कौम खड़ी होगी, लेकिन ये जो आपकी वारदातें हैं जो अभी आप कर रहे हैं, इसमें कौम कैसे आपके साथ खड़ी हो? बहरहाल यहीं पर वो नहीं रुके, चले यहीं रुक जाते तो उनकी मेहरबानी थी। उन्होंने कहा बहुत बड़ा बॉन्ड है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन अब मजे की बात आपने जहन में रखनी है। रॉ का फैसिलिटेटर मतलब एजेंट पकड़ा, उसका इंटरव्यू करवाया, उसकी शक्ल भी दिखाई। अब मैं अभी से आपको बताता हूं, ये शख्स जेल में नहीं होगा, ये शख्स कारोबार भी करेगा पाकिस्तान में, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की भी करेगा। आपकी अकल के अंदर अगर हम सारे दौले शाह के चूहे नहीं हैं, तो क्या हमें इतनी अकल है कि अगर वाकई कोई इंटेलिजेंस एजेंसी किसी दूसरे या दुश्मन मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करने वाले एजेंट को पकड़ेगा, उसका इंटरव्यू भी ऐसे करवा देगा, तो उसके बाद वो बंदा जेल में होगा या वो कारोबार कर रहा होगा? कौम को बेवकूफ समझते हैं और इन्हें लगता है कि जो मर्जी कर दो, कौम को कौन सा पता चलना है। लेकिन वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। अब कौम को ये सब कुछ पता चल गया है। कौम को पता चल गया है कि आपने मज़ाइलों के नाम अब्दाली, गजनवी और पता नहीं क्या क्या रखे हुए हैं, लेकिन धुनें आप स्कॉटिश ही सुनते हैं। अगली खबर जो आपके सामने रखेंगे वो भी इंटरेस्टिंग है। एक खबर ये ARY से करवाई, दूसरी जियो TV से करवाई। जियो वाले थोड़े खचरे थे, उन्होंने, क्योंकि वहां अंसार अब्बासी वो सारी टेबल स्टोरीज कर करके उनका काफ़ी एतमाद भी बना हुआ और तरीका वारदात भी उनका इनसे बेहतर है। उनसे स्टोरी ये करवाई गई, गौर से आपका फिर हासा निकल जाना है। उनके पास एक दुरानी नाम का एक सो कॉल्ड जर्नलिस्ट है, उसने स्टोरी ये की कि पिछले कई महीनों से उन्हें कोई बंदा मुल्क के बाहर से हायर करने की कोशिश कर रहा है कि फौज के खिलाफ स्टोरीज करो, आसिम मुनीर के खिलाफ स्टोरीज करो। लेकिन उसमें भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, वो जो बंदा मुल्क से बाहर से दुरानी को हायर कर रहा है, वो पैसे कितने ऑफर कर रहा है? 75,000 रुपए, 80,000 रुपए, 1 लाख रुपए ऐसी स्टोरी के। भाई बड़ा ही कोई गरीब एजेंट है रॉ का जो आपको 75,000 रुपए में, या फिर आपकी शक्ल इतनी माटी है कि उसे लगता है कि आप 75,000 में बिक जाएंगे। कौन लोग हैं? मतलब लोगों को बेवकूफ बना रहे। मेन
टीवी चैनल्स के ऊपर ये स्टोरी चला के कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, तमगा इम्तियाज मिलिट्री, हिलाल जुर्रत, उनके खिलाफ रॉ एक्टिव हो गई है। एक तरफ ARY ने तो सीधा बिठाकर इंटरव्यूज आए रहे, एजेंसीज ने ARY को कहा और बदामी साहब ने कर दिया हमारे ख्याल में, लेकिन अपने साथ जुल्म किया। बड़ा नाम था, बदामी साहब को अपना नाम ऐसे जाया नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल वापस आते हैं, जियो से भी यही स्टोरी, ताकि फील्ड मार्शल साहब को इस वक्त जो है वो सलाहुद्दीन अयूबी बनाकर पेश किया जाए कि उनके पीछे दुश्मन की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो पड़ गई हैं। ये दो हुए। अब आगे आपको बताते हैं, हमारे तीसरी स्टोरी भी हमारी इससे रिलेटेड है, फिर हमने जरा क्विकली जाना है कुवैत और दूसरे जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उनकी तरफ। तीसरी स्टोरी इससे भी इंटरेस्टिंग है। आपने जरा गौर करना है, इंडिया के अंदर जाहिर है इस वक्त काकरोच पार्टी जो है, वो जो जेन जी थी, उन्होंने एहतजाज किया और अपनी बात मनवा ली, और यूनियन मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब एक लम्हे के लिए आप आम इंसान तो चलें खुश होगा कि डेमोक्रेसी की, मैं आप हम सब तो खुश होंगे कि डेमोक्रेसी जो है उसकी जीत हो रही है। लेकिन चले हम समझते हैं कि हमारी जो मुसल्लह अफवाज होती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, उनका काम डिफरेंट होता है। जैसे हम उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि फितनातुल हिंदुस्तान, वो यहाँ पर हमारे यहाँ बड़ी दहशतगर्दी करवा रहे हैं, तो इसलिए हम हर एक्टिविटी को, हर अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टूड। अब अगर एहतजाज हो रहा है, वहाँ की पब्लिक वहाँ की गवर्नमेंट के सर पर चढ़ गई है, उन्होंने वजीर का इस्तीफा ले लिया, आगे वो मोदी का इस्तीफा भी शायद ले लें, या वहाँ पर मामलात और ख़राब हों, तो आप क्या करेंगे? आप जाहिर है यू विल शट योर माउथ एंड यू विल सी हाउ थिंग्स विल मूव ऑन विद इन इंडिया, राइट? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। हमारे DG ISPR साहब सिर्फ वो मारूफ शख्सियत सफीना खान या रजी दादा जैसी गलाजत को अपने साथ नहीं बिठाते, जिससे आपको उनका टेस्ट, आपको उनका परसोना, उनको कैसी चीज़ें पसंद हैं वो समझ आए, बल्कि वो अपने आप को ये भी प्रूव करते हैं कि उनके जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये जो दो खवातीन हैं, आपको अभी बताते हैं, जानबूझ के मैंने नॉन स्टेट एक्टर कह रहा हूं, ये जो असासे, हमारा ख्याल है, हमारा तासुर है, ये जो उनके असासे हैं जो उन्होंने मार्केट में छोड़ रखे हैं, वो उनको इतनी अकल भी नहीं देते कि PTI को आपने गालियां देनी है तो बगैर किसी वक्फे के देनी है, लेकिन अगर इंडिया को देनी है तो बीच में वक्फा देना है। अब ये दो खवातीन हैं, दोनों की वीडियो मेरी नज़र से गुजरी। एक ये कोई सिद्रा साहबा हैं और एक ये दूसरी मेरा ख्याल कोई आबिदा साहबा हैं, अगर मैं मदीहा आबिद अली हैं। इन दोनों ने पढ़ते लेते ही इंडिया के बारे में जो वीडियोस बनाई वो इस तरह की थी कि इंडिया के अंदर ये हुआ है, यूथ ने बड़ा अच्छा काम किया और अब इंशाल्लाह इंडिया टूट जाएगा, अब इंडिया के अंदर जो है वो फसाद बर्पा हो जाएगा, मोदी की भी छुट्टी हो जाएगी और इंडिया के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब मुझे एक बात बताइए, जो भी जेन जी का बच्चा जिसने वहां पर इस्तीफा लिया और आगे वो मोदी का भी इस्तीफा लेना चाहता होगा, या वहां पर वो गवर्नमेंट के लिए तगड़ा एक स्टांस रखना चाहता होगा या कंपटीशन देना चाहता होगा, वो अगर आपकी इन फुलझड़ियों की, बच्चियां हमारी, ये मैं गलत तरीके से फुलझड़ी नहीं कह रहा, लेकिन इन बेवकूफ़ फुलझड़ियों की वीडियो देखेंगे, जब जो DG ISPR साहब की फुलझड़ियां हैं, इनकी अगर वो वीडियो देखेंगे तो वो क्या करेंगे? वो फौरी तौर पर ये सोचेंगे कि पाकिस्तान से, एक मुखालिफ मुल्क से हमारे खिलाफ ये साजिश हो रही है, तो काकरोच पार्टी बयान देगी कि हम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं, हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान इसमें से बाहर रहे। मतलब अगर आप खामोशी रखें, आपके नॉन स्टेट एक्टर्स अपना मुंह बंद रखें, तो शायद जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं उसमें कुछ ना कुछ आप वहां पूरा कर लें। लेकिन क्योंकि आपको तो आई हुई है, अकल नाम की तो कोई चीज है नहीं। वो मैंने एक दिन कहा था कि फे खाता ताजा हवालदार, वो हालत है आपके अंधे के हाथ बस बंदूक आ गई हुई है और बंदर के हाथ में उस तरह आ गया हुआ है। आपने अपने इन असासों को कहा कि वीडियो पे वीडियो चढ़ाए रखो, क्योंकि आपने इनसे बुशरा बीबी के खिलाफ कैंपेन करवाई, अलीमा खानम के खिलाफ करवाई, इमरान खान के खिलाफ करवाई, तो अब उनको ये नहीं पता, वो अच्छा जी वाली कैंपेन भी थी एक, अब उनको ये नहीं पता कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं या जो ये वाला बारीक काम है, इसके अंदर कभी कभी बकवास बंद भी करते हैं, मुंह बंद भी करते हैं। अगर आपका काम आपके मुंह बंद होने पे ज्यादा हो रहा है तो आपके बोलने से आपका काम खराब होगा। तो DG ISPR साहब, मैं समझ सकता हूं कि आपका ये काम नहीं था, आप शायद सिग्नल्स या उस तरफ से आपको यहां लाया गया, यू डू नॉट अंडरस्टैंड मीडिया, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट, लेकिन आपके साथ कोई ना कोई लोग होंगे या हायर कर लीजिए, उनसे पूछिए कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स आपने कैसे इस्तेमाल करने हैं, कब करने और कब इनको चुप करवाना है। शट देम ऑफ, ये इनके बोलने का वक्त नहीं है, ये बोलेंगे आपका नुकसान करेंगे, आपके मुल्क का जो भी आपका वहां पर ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं होगा, बल्कि काउंटर प्रोडक्टिव होंगी चीजें। मतलब
ये अगर ये कहें, मसलन एग्जाम्पल देता हूं, आपकी और हमारी लड़ाई चल रही है, दबा के चल रही है फील्ड मार्शल के साथ, कल को हमको एहतजाज करते हैं, उधर इंडिया से कोई ऐसी वीडियोस आती हैं जिसमें वो कहते हैं खुदा ना खास्ता पाकिस्तान ने टुकड़े टुकड़े हो जाना है, हमारी आपसे जितनी भी लड़ाई है हम उस वीडियो के ऊपर खुश होंगे, उस वीडियो का साथ देंगे या उस वीडियो के खिलाफ बयान देंगे? जाहिर है उसके खिलाफ बयान देंगे, हम कहेंगे कि नहीं हमारे मुल्क के इंशाल्लाह कभी टुकड़े नहीं होंगे। तो आप क्यों एक चीज जो आपके हिसाब से ठीक हो रही उसके अंदर भी उंगली दे रहे हैं? इस पर इतना लंबा तजिया करने का मेरा मकसद यह था कि आवाम को पता चले कि ये चौधरी से जो बोंगियां मारी जाती हैं वो जानबूझ के नहीं करता, अकल ही पूरी है। जो अपने काम है ना इनके, ऐसे ही तो नहीं कि हमारी तबाही निकल रही है बलूचिस्तान में दूसरी जगहों पर, अकल ही पूरी है। नहीं पता कि ये सारे बारीक काम करने कैसे हैं, लेकिन अपने आप को क्योंकि ताकत आ गई है, मतलब अगर एक कमरे के अंदर जहां पर आपके सारे डेलिकेट बर्तन पड़े हों, कप प्लेट्स कुछ भी सारे डेलिकेट बर्तन पड़े हों, वहां को हाथी घुसाए या सांड घुसाए तो वो फिर उस पूरे कमरे का क्या हाल करेगा वो आपको अंदाजा है। अब सांड में ताकत तो होती है, अकल नहीं होती। तो हमारे भी ये जो सरकारी सांड हैं इनमें ताकत है, पैसा है, रिसोर्सेज है जिनको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कहां पर रुकना है, कहां पर खामोश रहना है। तो हुजूर ये अपने जो नॉन स्टेट एक्टर्स या फुलझड़ियां हैं इनको बताइए कि ये पीटीआई को गालियां नहीं देनी जो सुबह शाम देती ही जानी है। इनका मुंह बंद करवा लें, इन्हें कहें कि आप इंडिया के मामले पर ना बोलें, वहां पर मामलात वैसे ही काफी बेहतर हो रहे हैं। आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया। अच्छा जी, आप सबके लिए एक बहुत जबरदस्त ऑफर है, आपके लिए भी, आपके अजीजों के लिए भी, आपके जानने वाले शख्स के लिए भी। अगर किसी ने मरना है तो अगले एक हफ्ते में मर जाए, हुकूमत ने रायती कीमत उसके लिए रखी है। मैं हरगिज नहीं चाहता कि आपका कोई भी प्यारा मरे, अल्लाह सबको लंबी जिंदगी दे, लेकिन ये हुकूमत की ऑफर है। 1 अगस्त से डेथ सर्टिफिकेट फीस जो है वो 300 की बजाय 1200 रुपए होगी। तो अगर कोई बंदा 1 अगस्त से पहले पहले मर जाएगा तो उसको मरने पर 900 रुपए जो है वो बिल्कुल कंसेशन मिलेगी। अब ये मेरा ख्याल है परसेंटेज निकाल लीजिए तो आप देखेंगे खासी अच्छी ऑफर है महदूद मुद्दत के लिए, लेकिन है बड़ी अच्छी ऑफर। हाल ही में एक इंटरफेस वेबसाइट का सामने आया था जिसमें आप जाकर ऑनलाइन अपना डेथ सर्टिफिकेट जो है वो इशू करवा सकते हैं। जी हाँ, दुरुस्त सुन रहे हैं, अपना। उसमें लिखा हुआ था कि जो डेथ सर्टिफिकेट है ये आपने अपना लेना है या किसी और का लेना है। मतलब मरने के बाद आपको वापस आना पड़ेगा और आपको खुद वो वेबसाइट खोल के, इंटरफेस खोल के वहां से डेथ सर्टिफिकेट निकालना पड़ेगा। कौन लोग हो तुसी? आगे चलते हैं, अगली खबर आपके सामने रख दें। अगली खबर यह है कि मुनीफ फारूक ने, अब एक तरफ तो ये सब कुछ चल रहा है, दूसरी तरफ और भी असासे हैं इनके, वो भी मुंह नहीं बंद करते, वो भी चलते रहते हैं। मुनीफ फारूक ने कहा कि इमरान खान की जो पॉलिटिकल किस्मत है अगली, जो उनकी आगे मुस्तकबिल है सियासी, उसको सील कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, ताला लगा दिया गया, खत्म शुद, उसको हमेशा के लिए उसको मुंजमद कर दिया गया है। अब इमरान खान का कोई सियासी फ्यूचर नहीं है। अब इस पर हमने क्या तज्जिया करना था। मतीउल्लाह जान साहब ने एक तस्वीर जारी की जिसमें 1 सदी पहले कुत्ते जो सराग रसानी कह दिया, पैगाम रसानी का काम करते थे। चौधरी के पास वैसे कुत्ते भी हैं, उन्हें खोजी कुत्ते कहते हैं। वो खोज लगाते हैं, अगर आपके घर में चोरी हो जाए तो चौधरी ने सदाए हुए ट्रेंड कुत्ते होते हैं चौधरी के पास, वो उससे पता लगाता है कि चोरी किसने की है। तो बहरहाल वापस आते हैं, तो ये जो पैगाम रसानी का काम कुत्ते करते थे, उनके गले के अंदर कोई सिलेंडर नमा चीज डाली हुई है, वो मतीउल्लाह जान ने ट्वीट किया। उसके बाद मुझे पता है कि एमएफ जो है उसको बुरा लगा होगा और उन्हें लगा होगा कि मुझे कुत्ता कहा जा रहा है। नहीं, यकीन कीजिए कुत्ते ऐसी फजूल हरकतें नहीं करते, वो अपने काम से काम रखते हैं और खामखा अगर जरूरत ना हो तो वहां पर वो नहीं भौंकते। तो इसलिए बहरहाल ये दोनों जर्नलिस्टों ने एक दूसरे को, मीन के मतीउल्लाह जान साहब ने उन्हें जवाब दिया है, उन्होंने तज्जिया किया है, तो इससे हम आगे बढ़ते हैं। अगली खबर ले लीजिए। साबिक गवर्नर शाह फरमान, मतलब एक तरफ मुनीफ फारूक कहते हैं कि इमरान खान की फेट सील कर दी है, उनकी कोई सियासी आगे किस्मत नहीं है, उनके केसेस आगे नहीं बढ़ेंगे, और वो ये भी कहता है कि अब आईनी अदालत जो है उनकी सजा को कंफर्म कर देगा और इमरान खान जेल से बाहर नहीं निकल सकेंगे। ये फरमा रहे हैं जनाब मुनीफ फारूक साहब। एन उस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटीज क्या हैं? शाह फरमान जो साबिक गवर्नर हैं, और केपीके के अंदर एक 3 रुकनी एहतसाबी कमेटी भी बनाई गई थी, उसके रुकन भी हैं। उन्होंने मोहम्मद फहीम नामी जर्नलिस्ट हैं, अच्छा काम कर रहे हैं केपी से, उनको इंटरव्यू दिया है
और उन्होंने कहा है कि जुनेद अकबर खान ओहदे का फ़ायदा भी उठाते हैं, फंड्स भी लेते हैं, स्कीमें भी लेते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि हुकूमत करप्शन कर रही है कि नहीं। वाज़े तौर पर जो शाह फरमान है खुले आम कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत मीन सुहेल अफरीदी और उनके वज़रा जो हैं वो करप्शन कर रहे हैं और वो डिमांड कर रहे हैं कि जुनेद अकबर खुलकर बताएं कि वो करप्शन कर रहे हैं कि नहीं। उन्होंने क्या कहा सुनिए। वर्कर की बिहार पर ये सवाल मैं जुनेद से पूछता हूं कि जुनेद, आप फंड भी ले जाते हो, आप स्कीमें भी ले जाते हो, आप अपने मिनिस्टर्स भी लगवाते हो, और आप सूबाई हुकूमत की वजह से जो लोग नाराज हो रहे हैं, आप सूबाई हुकूमत को डिफेंड भी नहीं करते। आप बताएं ना, दो में से एक बात बताएं, क्या करप्शन हो रही है? हुकूमत से कहें आप ठीक हो जाएं, या आप तो चले जाएंगे, पार्टी खराब हो जाएगी, या कह दे कि ये प्रोपेगेंडा है हमारे खिलाफ, कोई करप्शन नहीं हो रही। सुन लिया आपने। तो एक तरफ इमरान खान की किस्मत के बारे में कोई और कह रहा है और पार्टी के सीनियर तरीन लोग जो हैं वो इस तरीके के इल्जाम लगा रहे हैं। यही नहीं, आगे आजम सवाती साहब ने एक उनकी ऑडियो भी सामने आ गई है और वो इकराम गाजी नामी एक एमपी हैं, उनके ऊपर आजम सवाती साहब ने कुरान उठाकर, जी हां, कुरान के ऊपर हल्फ देकर उनके ऊपर उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि वो करप्शन करते हैं। अब इस खबर को रिपोर्ट कर दिया। जो खबर रिपोर्ट करने वाले हैं वो शहजाद नवाज हैं गालिबन, और उनके ऊपर पीका के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। अब ये जो सहाफ़ी हैं इन्होंने गालिबन एक दिन एक सवाल भी किया था, और वो सवाल किया था मौलाना फजल रहमान से। मीन अच्छा सवाल था इनका, और वो इन्होंने सवाल किया था कि ये जो पीटीआई की आपको सीटें मिली हैं मखसूस, छीन के पीटीआई से आपको दिया, अब एक तरफ जर्नैलों के खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो क्या वो सीटें आप वापस करेंगे? फजल रहमान साहब पतली गली निकल गए थे। कहने का मतलब यह है कि एक अच्छा सहाफ़ी है जिसने फजल रहमान से भी तगड़ा सवाल किया था। अब जो इल्ज़ाम आजम सवाती साहब ने पीटीआई के एक एमपीए पर कुरान करीम उठाकर लगाया, मैं हाथ बन के तुसां कोलों माफ़ी मंगना कि मैं अकराम को जिहड़ा टिकट दिलाया, इस ते भरा जिहड़ी करप्शन करदे न, मैं इह आखदा कि खुदाया अपने हबीब दे सदके जिहड़ा ना तबाह बर्बाद कर। तो ये आजम सवाती साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया। अब इसको रिपोर्ट करने के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पीका का कानून लगा दिया। हम भी वैसे बड़े ही बेशर्म हैं। एक तरफ हम एतराज़ कर रहे हैं चौधरी पर पीका के कानून को इस्तेमाल करने पर, पंजाब गवर्नमेंट पर, और ख़ुद भी खैबर पख्तूनख्वा में पीका पे पीका लगा रहे हैं। कुछ शर्म आनी चाहिए हमें। इसी तरीके से जो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी हैं, उनकी कर्क से मुंतखब एमपीए सज्जाद के दरमियान पार्लिमानी पार्टी इजलास में मुकालमा हुआ। मीन एक दूसरे के साथ तल्ख कलामी हुई। वो कहते हैं सूबे में ऑपरेशन चल रहे हैं, लोग बेघर हैं, लोगों में गुस्सा है, ड्रोन हमले हो रहे हैं, इस पर हमारी हुकूमत खामोश क्यों है? पार्टी का एक मुज़म्मती बयान तक नहीं आया। एमपीए सज्जाद साहब ने इस पर एतराज़ किया। सुहेल अफरीदी ने इसका जवाब देने के बजाय कहा कि क्या पहले भी कभी आपने ये बात की है? उस पर सज्जाद साहब ने कहा कि आप काबीना के रुकन थे, मैं पहले भी बात करता रहा हूं, क्या आपको नहीं पता कि मैं पहले क्या कुछ बोलता था? फिर गालिबन सुहेल अफरीदी जो हैं वो खामोश हो गए। ये रवश भी मेरा ख्याल बेहतर नहीं है अफरीदी साहब। ये छोड़ दीजिए कि वो पहले बात करते थे कि नहीं, लेकिन असल बात यह कि ना कभी एफआईआर हुई, ना बयान हुआ, ना किसी किस्म का रिएक्शन हमारी तरफ से हुआ जो कुछ भी खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। जाने से पहले आपको सिर्फ इतना बताना है कि पाकिस्तान ने एक नया एग्रीमेंट किया है और वो कुवैत के साथ किया है। जैसे सऊदी अरब के साथ एक दफ़ाई मुआहदा था, ऐसे ही पाकिस्तान ने अब कुवैत के साथ एक दफ़ाई मुआहदा किया है। आगे आगे देखिए होता है क्या। हाल ही में पिछले 24 घंटे के अंदर यमन सऊदी अरब पर बहुत सारे हमले कर रहा है। सऊदी अरब यमन पर बहुत शदीद हमले कर रहा है। घमसान की जंग है, और यह भी पता चला है कि शायद पाकिस्तान के मज़ीद फाइटर जेट सऊदी अरब पहुंच गए हैं, और शायद आने वाले दिनों में इस यमन के बारे में पाकिस्तान को भी कोई अहम फैसला करना पड़े। तो एक तरफ सऊदी अरब के साथ हमारा मुआहदा है, दूसरी तरफ नया मुआहदा, दिफाई मुआहदा टाइप एक चीज़ जो है वो अब कुवैत के साथ भी पाकिस्तान की हो गई है। तो आने वाले दिनों में क्या हम जंगों के अंदर जा रहे हैं कि नहीं, इस पर नज़र रखेंगे और आपको बताएंगे भी। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।